नमस्कार, मैं पवन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं खबरें अब तक में, जहां हर खबर के पीछे छुपा है कोई बड़ा सवाल, कोई छुपी है कहानी। आज का एपिसोड उन मुद्दों से शुरू होता है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। जेल से बाहर आया एक ऐसा नाम जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में मचा रखा है तहलका। और क्या आई लव मोहम्मद कहना अब अपराध बन गया है? साथ ही देश के जीएसटी में बड़े बदलाव से क्या आम आदमी की जेब में सच में राहत आएगी या फिर ये बस एक चुनावी दांव है? और हां, अंत में जानेंगे कि क्या जाति का नाम हटाना ही जातिगत भेदभाव खत्म कर देगा। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर खबर के पीछे सवालों की एक दुनिया। लेकिन चलिए इससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का आपत्तिजनक फोटो शेयर करने पर भड़के भाजपा, इस सरे बाजार कांग्रेस नेता को साड़ी पहनाई। सीतापुर जेल से बाहर आए आजम खान 23 महीने बाद हुए रिहा। मनीष तिवारी की नेपो किड्स वाली पोस्ट पर राजनीति तेज, भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी से जोड़ा। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच तेज, समिति की मदद करेंगे 2 वकील। दिल्ली में कुट्टू का आटा खाने से 200 लोग हुए बीमार, पुलिस ने खाद्य विभाग को दी जानकारी। वाराणसी ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई टली, विरोधी पक्ष ने मांगा समय। कोलकाता में बारिश से बुरा हाल, रेलवे ने कई ट्रेनों को किया रद्द, अब तक 9 की हुई मौत। लवकुश रामलीला से बाहर हुई पूनम पांडे, विरोध करने के बाद छिन गया मंदोदरी का रोल। सोने में आज भी तेजी, चांदी में जबरदस्त उछाल, 1,12,650 रुपए पहुंचा 24 कैरेट गोल्ड। मामूली गिरावट के बाद बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 58 अंक टूटा, निफ्टी 25,200 के नीचे। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बात करते हैं अपने पहले मुद्दे के बारे में। 23 महीने के बाद फिर जेल से बाहर निकले आजम खान। सवाल यह है कि क्या वो रिहा हुए या बस अस्थायी छुट्टी पर है। 104 मुकदमे, 4 सजाएं और 80 से ज्यादा मामले अभी भी लंबित हैं, यानी कि पेंडिंग हैं। क्या ये रिहाई या अगली गिरफ्तारी की तैयारी? जी हां, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को 23 महीने के बाद आज मंगलवार को सीतापुर जेल से रिहा कर दिया गया है। हालांकि जेल से बाहर आते ही उनकी रिहाई जितनी चर्चा में रही, उतना ही बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर वह बाहर कितने दिन तक रह पाएंगे। उत्तर प्रदेश की सियासत का एक ऐसा किरदार जिसकी आवाज एक वक्त विधानसभा से लेकर सड़क तक गूंजती थी, आज जेल की 4 दीवारी में कैद होकर रह गई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आजम खान की। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, पूर्व मंत्री और मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के संस्थापक। लेकिन बीते कुछ सालों में आजम खान का नाम सियासत से ज्यादा कोर्ट कचहरी और जेल से जुड़ गया है। हालांकि 23 महीने सीतापुर जेल में बिताने के बाद आजम खान को आखिरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। लेकिन जेल से निकलते ही जिस तरह का स्वागत हुआ, उसने साफ कर दिया कि ये कोई जीत का जश्न नहीं, एक लंबी कानूनी लड़ाई में सिर्फ एक पड़ाव था। सुबह 9 बजे रिहाई तय थी, लेकिन रामपुर कोर्ट में 6,000 रुपए का जुर्माना अदा न होने के कारण पेच फंस गया। जुर्माना भरने के बाद 12:30 पर रिहाई हुई। बेटे अदीब और अब्दुल्ला आजम लेने पहुंचे। बाहर कार्यकर्ताओं की भीड़ थी, लेकिन धारा 144 लागू थी। 200 समर्थकों को पुलिस ने जेल से दूर किया, 25 गाड़ियों का चालान भी काटा। आपको बताते चले, आजम खान पर कुल 104 मुकदमे दर्ज हैं, 93 सिर्फ रामपुर में हैं। 12 मामले में फैसला हुआ है, जिसमें 8 में बरी, 4 में सजा। 80 से ज्यादा केस अभी भी पेंडिंग हैं। आजम खान की अब तक की सजा की बात करें तो भड़काऊ भाषण केस 3 साल जेल प्लस 6,000 रुपया जुर्माना, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र केस 7 साल की सजा, जमीन कब्जा केस 10 साल की सजा, सड़क और संपत्ति क्षति केस 2 साल की सजा, मशीन चोरी केस 7 साल की सजा। परिवार भी केसों में उलझा है। बेटे अब्दुल्ला आजम खान पर 43 मुकदमे, पत्नी तंजीम फातिमा पर 35 मुकदमे, बड़े बेटे अदीब पर 20 केस। ये आंकड़े देखकर पूरा खानदान ही कानून की क्लास में अटेंडेंस देता नजर आता है।
वहीं अखिलेश यादव ने आजम खान की रिहाई पर कहा कि उन्हें झूठे केस में फंसाया गया था। आजम खान को मुसलमान होने की सजा दी जा रही है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आदरणीय आजम खान साहब समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताजी और हम लोगों के साथ और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने पर आज से नहीं न जाने कब से सबसे बड़ी भूमिका उनकी और समाजवादियों की रही है। और आज तो इतना खुशी का ये भी समय है कि जब आज मैं इन लोगों से मिल रहा हूं, जहां एक पुरानी जगह पहुंचे हैं, वहीं पर उन्हें भी आज ही न्याय मिला है। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में उनके सभी मुकदमे खत्म होंगे और समाजवादी सरकार बनने पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे वापस लिए, उन्होंने न केवल अपने मुकदमे वापस लिए हैं बल्कि डिप्टी सीएम के भी मुकदमे वापस लिए हैं, तमाम भाजपाई नेताओं के मुकदमे वापस लिए हैं। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। वहीं डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने अखिलेश यादव के बयान का पलटवार करते हुए एक्स पर लिखा है कि आजम खान चाहे सपा में रहें या बसपा में जाएं, सपा बसपा दोनों ही 2027 में हार का मातम तय है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अखिलेश क्या कर पाएंगे। आजम खान की रिहाई की खबर के साथ सपा ने जरूर राहत की सांस ली होगी, लेकिन 104 मुकदमे का बोझ और अदालतों की तेज होती प्रतिक्रिया बता रही है कि आने वाले हफ्ते महीने में एक के बाद एक फैसले आजम खान की सांसें फिर से रोक सकते हैं। वहीं कई मामलों की सुनवाई फाइनल स्टेज में है। रामपुर कोर्ट, एमपी एमएलए कोर्ट और सत्र अदालत में जल्द फैसले आने वाले हैं। एक भी सजा उन्हें फिर जेल भिजवा सकती है। जाहिर है तो सवाल भी वही जो शुरू में था कि आजम खान जेल से रिहा हुए हैं या बस कोर्ट की अगली तारीख तक बाहर हैं, क्योंकि 104 मुकदमों की लिस्ट छोटी नहीं है और राजनीति में वापसी आसान नहीं है। अखिलेश उनके साथ खड़े दिखते हैं, लेकिन क्या इतना काफ़ी होगा। योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था पर सपा तंज कसती है, लेकिन हर सजा अदालत से ही आ रही है। आजम खान के लिए असली लड़ाई चुनाव की नहीं बल्कि अब छूटने की है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में रुक कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। क्या आई लव मोहम्मद लिखना अब जुर्म है? क्या पैगंबर मोहम्मद से मोहब्बत जताना संविधान के खिलाफ है? ये सवाल इस वक्त देश के कई शहरों की सड़कों पर गूंज रहे हैं, जहां मुस्लिम समाज अपने धर्म के प्रति प्रेम और सम्मान जताने के लिए तख्तियां लेकर उतर आया है। लेकिन कुछ जगहों पर मामला ऐसा बिगड़ा कि पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच सीधा टकराव देखने को मिला। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत उत्तर प्रदेश के कानपुर से हुई, जहां 5 सितंबर को 12 वफात के जुलूस के दौरान कानपुर के रावतपुर में एक जगह पर आई लव मोहम्मद का बैनर लगाया गया। इस पर स्थानीय हिंदू पक्ष ने आपत्ति जताई। उनका कहना था ये एक नई परंपरा है और ऐसी चीज पहले कभी देखी नहीं गई। हालांकि हालात बिगड़ने से पहले ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत करवाया। पुलिस के अनुसार बैनर हटवाकर परंपरागत जगह पर लगवा दिया गया, लेकिन मामला तब बढ़ा जब 9 सितंबर को पुलिस ने 20 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज कर दिया, जिसमें 9 नामजद और 15 अज्ञात लोग शामिल थे। आरोप था कि इन लोगों ने नई परंपरा शुरू की और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की। एफआईआर में आमतौर पर आई लव मोहम्मद बोर्ड लगाने को मुद्दा बताया गया, जिसके बाद मामला स्थानीय से राष्ट्रीय बन गया। वहीं जैसे ये खबर सोशल मीडिया पर फैली, आई लव मोहम्मद हैशटैग ट्रेंड करने लगा। देश भर के कई शहरों में मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर आ गए। जहां उन्नाव में प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर पथराव, 5 लोग गिरफ्तार। बरेली, कौशाम्बी में जुलूस निकाले गए, कुछ जगह विवाद हुए। लखनऊ में विधानसभा गेट के बाहर महिलाओं का प्रदर्शन, सामाजिक कार्यकर्ता सुरैया राणा भी शामिल हुई। महाराजगंज में प्रदर्शन से पहले ही पुलिस ने रोक लिया। 4 नामजद और 60 अज्ञातों पर मुकदमा लिखा गया। काशीपुर और हैदराबाद में शांतिपूर्ण प्रदर्शन। वहीं प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि आई लव मोहम्मद पैगंबर मोहम्मद के प्रति उनके प्रेम की अभिव्यक्ति है और ये संविधान द्वारा दिए गए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत आता है।
वहीं दूसरी तरफ कौशाम्बी में प्रदर्शन के दौरान सर तन से जुदा जैसे नारे लगे, जिसके बाद पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें बच्चों से उठक बैठक करवाई गई। पुलिस ने इस पर मुकदमा दर्ज किया है। मामले के बढ़ने के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। AIMIM प्रमुख असरुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर लिखा, अगर आई लव मोहम्मद कहना गुनाह है तो उसकी हर सजा मंजूर है। SP प्रवक्ता अमीक अजमाई ने कहा, आई लव श्री राम हो या आई लव मोहम्मद, सबको बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने जवाब देते हुए कहा कि कानून हाथ में लेने वालों पर कार्रवाई जरूरी है, चाहे कोई भी हो। जाहिर है देश में संविधान हमें हर धर्म, हर विचार और हर भावना को अभिव्यक्त करने की आज़ादी देता है, लेकिन जब धार्मिक भावनाएं सियासत और सड़क पर उतर आती हैं तो तस्वीर बदल जाती है। सवाल सिर्फ इतना है कि आई लव मोहम्मद लिखना जुर्म है या अधिकार? जवाब चाहे कोर्ट में मिले या संसद में, लेकिन सड़कों पर इस सवाल ने एक नई बहस को जन्म जरूर दे दिया है। आज आई लव मोहम्मद के नाम पर जो तकरार दिख रही है वो कल किसी और नाम पर भी हो सकती है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। कभी टैक्स के जाल में उलझा भारत अब टैक्स में छूट का जश्न मना रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इन छूटों का फायदा आपके घर की रसोई तक पहुंचा या फिर ये भी एक चुनावी पैकेज बनकर रह जाएगा। जी हां, देश की अर्थव्यवस्था को आसान बनाने की कोशिश है, लेकिन वक्त चुनावी है। क्या इसे सहयोग कहें या सियासी रणनीति? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में GST की नई दरों को अगली पीढ़ी का सुधार बताया। दावा किया गया कि अब रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी, आम आदमी की जेब में पैसा बचेगा और छोटे व्यापारियों का कारोबार आसान होगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई आम आदमी को राहत मिलेगी या ये भी एक और पॉलिटिकल पैकेज बनकर रह जाएगा? क्या ये सुधार अर्थव्यवस्था को रफ्तार देगा या सिर्फ चुनावी हवा बन जाएंगे? और छोटे उद्योगों को जो वायदे मिले हैं क्या वो सिर्फ कागजों तक ही रहेंगे? आज की इस रिपोर्ट में हम GST 2.0 के दावों और हकीकत के बीच का फर्क आपको समझाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राष्ट्र के नाम संदेश में GST की नई दरों को अगली पीढ़ी का सुधार बताया। उन्होंने दावा किया कि 22 सितंबर से लागू हो रही नई GST दरें देश के गरीब, मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं और व्यापारी सभी के लिए फायदेमंद होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी और इनकम टैक्स और GST में छूट जोड़कर देशवासियों को करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की बचत का मौका मिलेगा। जी हां, आम लोग खुश हैं, वहीं बीमा कंपनियां खुश नहीं हैं, क्योंकि प्रीमियम से मिलने वाला टैक्स सरकार ने हटा दिया है, लेकिन कंपनियों के खर्च जस के तस हैं। ऐसे में उनकी आय में गिरावट होगी और बीमा कंपनियां या तो सुविधाएं घटाएं या कोई नया चार्ज जोड़ें, यानी कि फायदा जितना दिख रहा है उतना सीधे नहीं पहुंचेगा। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ये बदलाव पहले होने चाहिए थे, लेकिन अब जब चुनाव सिर पर है तो सरकार को मध्यम वर्ग को साधने की जरूरत महसूस हुई। GST 2.0 अब स्वागत योग्य कदम मानते हैं, लेकिन उसकी टाइमिंग संदेह पैदा करती है। 2017 में इन्हीं स्लैबों को लागू करने वाली सरकार अब उन्हीं में राहत देकर वाहवाही बटोर रही है। विपक्ष इस पर चुप है, जबकि उन्हें बताना चाहिए कि ये टैक्स उनकी सरकार ने लगाए थे, जो अब उन्हें वापस कर रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार अपने भाषण में स्वदेशी उत्पादों का विशेष रूप से जिक्र किया। उनका कहना था कि देश में जो बन सकता है उसे यहीं बनाना चाहिए, लेकिन शायद सरकार को नहीं पता कि सिर्फ टैक्स छूट से लघु उद्योग नहीं टिक सकते। अमेरिका जैसे फैसले लेने होंगे और विदेशी सामानों पर टैक्स बढ़ाना होगा ताकि देश उत्पाद सस्ते और टिकाऊ बने, वरना चीन से सस्ता सामान आकर बाजार भर देगा और हमारे छोटे उद्योग फिर पीछे रह जाएंगे। सरकार सिर्फ GST की दरें कम कर रही है, लेकिन व्यापारियों और लघु उद्योगों को बैंकिंग, लोन और निर्यात में जो दिक्कतें हैं उन पर भी ध्यान देना जरूरी है। सिर्फ स्लैब कम कर देना काफ़ी नहीं होगा। जाहिर है GST 2.0 को लेकर सरकार दावा कर रही है कि अब सब आसान होगा, सस्ता होगा और स्वदेशी उद्योग मजबूत होंगे, लेकिन असली परीक्षा तब होगी
जब ये बदलाव आपके मानसिक खर्च, बीमा की किस्त और रसोई के बिल में दिखेगा। और जब एक छोटा व्यापारी कहेगा कि हाँ, अब कारोबार थोड़ा आसान हो गया है, तभी जीएसटी सुधारों की असल जीत मानी जाएगी, वरना ये भी चुनावी शोर में गुम हो जाएगा, जैसे कई और वायदे हो गए हैं। खैर, जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू कराते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है, जो कई सालों से चली आ रही जाति आधारित राजनीति और भेदभाव को रोकने की कोशिश करता है। जी हां, इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश में जाति आधारित रैलियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी। सरकार ने आदेश दिया है कि पुलिस रिकॉर्ड, एफआईआर, कानूनी दस्तावेजों में अब जाति का नाम नहीं लिखा जाएगा, बल्कि पिता और माता के नाम दर्ज होंगे। थानों के बोर्डों से लेकर सोशल मीडिया तक जाति के नाम हटाए जाएंगे। लेकिन सवाल उठता है कि क्या सिर्फ नाम हटाने से भेदभाव खत्म हो जाएगा? कितने सालों से जाति का नाम, पहचान और राजनीति ने इस देश की जड़ें जकड़ रखी हैं। क्या एक आदेश से सब कुछ मिट जाएगा? उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि यह फैसला संवैधानिक मूल्यों और समाज को जोड़ने के लिए जरूरी था। लेकिन एक आम आदमी पूछता है कि अगर जाति का नाम हटाना इतना आसान है, तो ये जातिगत भेदभाव और तनाव सालों से क्यों चलता आया है? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी साफ कहा है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जाति उन्मूलन जरूरी है। और यहाँ ये फैसला आए एक मामले के बाद जहाँ शराब की खेप के मामले में आरोपी की जाति का उल्लेख किया गया था। सवाल ये है कि क्या सिर्फ पुलिस रिकॉर्ड में बदलाव से पूरा सिस्टम बदलेगा? एक बात तो तय है, अब जाति आधारित रैलियों पर पूरी पाबंदी है। उत्तर प्रदेश सरकार और इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये कदम समाज में समानता और भाईचारे को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ी पहल है। जाति आधारित भेदभाव और राजनीति पर लगाई गई ये रोक देश के सामाजिक ताने बाने को मजबूत करने की कोशिश है। तो आज हमने देखा कि राजनीति में आजम खान की रिहाई के बाद भी क्या सरकार उन्हें बाहर रहने देगी या फिर जल्दी ही जेल में वापसी होगी। वहीं जीएसटी में सुधार का वायदा बड़ा है या असली बदलाव आम आदमी की जिंदगी में आएगा। हमारी कोशिश रहेगी कि हर खबर को आप तक पहुंचाएं और उसके असली मायने और उसके प्रभाव भी आपको बताएं। फिलहाल खबरें अब तक में आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी नए सवालों और नए जवाबों के साथ। नमस्कार, आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।